हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नीट सीरीज के फिजिक्स में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के कंसेप्ट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो ये जो डुअल नेचर होती है, जो हम लाइट के बारे में काफ़ी बार कहते हैं, उसके पूरे कंसेप्ट्स को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट, चैप्टर की शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। अच्छा, इससे भी पहले मैं इस चैप्टर के बारे में कुछ बता देता हूँ। जैसे कि ये जो चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और इसके बाद जैसे हम एटॉम्स, न्यूक्लियस, ये सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तो ये एक अलग डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स या फिर एक अलग ब्रांच ऑफ फिजिक्स आती है, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्यों मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है? क्योंकि इन सब जो थ्योरीज वगैरह है, जो भी इन सब चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे, तो ये अर्ली 18th सेंचुरी के या फिर 18th सेंचुरी के बाद की चीज़ें हैं, ठीक है, या फिर 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी के बाद की चीज़ है। तो ये एक मॉडर्न फिजिक्स हम इसे कह सकते हैं। ओके, क्योंकि कुछ ही साल हुए हैं इसको, अगर आप देखोगे तो एज अ लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो अभी देखो, आगे बढ़ते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब प्लैंक्स, भाई साहब, मैक्स प्लैंक्स करके एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एनर्जी होती है, वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, वो डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी उसकी आती है, या फिर अगर वो रिलीज करे या फिर अब्जॉर्ब करे, तो उसकी जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ईएम वेव्स, वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट फॉर्म में है, छोटे छोटे पैकेट्स में वो एनर्जी भेजती है। ठीक है, बड़ा ही अजीब सा बात लगा सबको कि ये भाई क्या बोल रहे हो। हम वेव्स में पढ़ते आ रहे हैं कि जब हमने वेव्स पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि वाटर के वेव्स जो होते हैं वो इस तरह से रिपल्स को फॉर्म करते हैं, राइट। तो कुछ वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में है ना, एनर्जी अगर उसकी भी है तो कंटिन्यूअस फॉर्म में है। बट ये क्या बोल रहे हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो इसकी फॉर्म, एनर्जी अलग हो जाएगी। तो कुछ ऐसा ही कहा था उसने। किसने? मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो जो भी है वो स्मॉल पैकेट्स में, बंडल ऑफ स्मॉल पैकेट्स में वो एनर्जी जो है बार बार डिस्क्रीट फॉर्म। अच्छा, डिस्क्रीट मतलब जो कंटिन्यूअस नहीं है उसको डिस्क्रीट कहते हैं, ऐसा बोल सकते। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, एक रोप है आपके पास, तो आपने एक उसे पल्स दिया तो वो क्या हो रही, वेव्स के फॉर्म में चल गई, ठीक है। और आपके पास बहुत सारे पत्थर है, आप एक एक करके पत्थर फेंक रहे हो, बार बार एक एक करके फेंक रहे हो, तो ये क्या है, डिस्क्रीट फॉर्म है। एक फेंका, फिर एक कुछ देर बाद, फिर दूसरा फेंका, फिर कुछ देर बाद तीसरा फेंका, ठीक है। तो इस तरह से जो है एनर्जी वो रिलीज या अब्सॉर्ब करी इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट मैटर और स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में। और इन्हीं स्मॉल बंडल ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इन्हें क्या कहा गया, क्वांटम और क्वांटा कहा जाए। एक को क्वांटा कहा जाए, बाकी को क्वांटम कहा जाता है। फिर बाद में इसी क्वांटम, इन दिस केस ऑफ लाइट के केस में, इसी क्वांटम को हम फोटोन कहते हैं। फोटोन पे हम आएंगे, ठीक है। तो ये बाद में फोटोन कहा जाने वाला लगा, लेकिन कब? सिर्फ इन केस ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट भी क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि लाइट भी डुअल नेचर, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो लाइट के केस में जो ये स्मॉलेस्ट बंडल ऑफ पार्टिकल्स है, उन बंडल ऑफ पैकेट्स हैं, एनर्जी पैकेट्स है, इसे हम फोटोन कहेंगे, ठीक है। द एनर्जी ऑफ द क्वांटम एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ये जो एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है किसके? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन न्यू के, ठीक है। ये कहा है किसने? फोटोन, प्लैंक्स की ये कुछ थ्योरीज थी, ठीक है। तो समझ में आ रही ना थ्योरी क्या है? मैं फिर से एक बार सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी है, प्लैंक ने कहा कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, रादर वो क्या है, डिस्क्रीट है। छोटे छोटे बंडल ऑफ पैकेट्स में एनर्जी वो रिलीज या फिर अब्सॉर्ब करती है, ठीक है। और उसकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशन है एक, उसके फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। और उसने ये कहा कि E इज इक्वल्स टू एच न्यू, वेयर H इज नोन एज द प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट।
और इसकी वैल्यू आप सबको पता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, जूल सेकेंड। ये क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एनर्जी कितनी हो गई? E इक्वल्स टू एच न्यू। अच्छा, ये एनर्जी किसकी है? एक पैकेट की एनर्जी है, एक पैकेट की, एक स्मॉल बंडल, एक क्वांटा की एनर्जी से कह सकते हैं। लाइट के केस में हम कह सकते हैं एक फोटोन की एनर्जी इतनी है। तो अगर एक रेडिएशन आ रही है, एक, अगर देखो सिंपल थोड़ा सा इसको मैं अगर विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूं, ये क्या है? एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि एक लाइट का सोर्स है। तो यहां से क्या हो रही है? लाइट रेडिएशन आ रही है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वी नो। अब यहां से क्या हो रही है कि इसकी जो एनर्जी है छोटे छोटे पैकेट्स में आ रही है, डिस्क्रीट फॉर्म में छोटे छोटे पैकेट्स में आ रही है। और इस एक पैकेट को हम क्या कह रहे हैं? इन केस ऑफ लाइट हम इसे कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो इस एक फोटोन की एनर्जी है एच न्यू। एक फोटोन की एनर्जी है एच न्यू, तो इसकी भी एच न्यू। ठीक है, इसकी भी एच न्यू। समझने की कोशिश करो थोड़ा। वैसे ही यहां पे बहुत सारे फोटोन्स निकल रहे हैं, तो ये जो पूरी एक फोटोन बीम आ रही है, क्या आ रही है? बीम आ रही है। इसकी एनर्जी कितनी होगी? इसकी जो एनर्जी होगी दैट इज n इंटू ई फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, इसको मैं ई डैश मान लेता हूं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन फोटोन बीम की एनर्जी। मैं फोटोन बीम लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, फोटोन बीम की एनर्जी इक्वल्स टू n इंटू ई ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन हम कह सकते हैं, वेयर n कैन बी इंटीजर 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, जितने फोटोन्स उतने टाइम्स, सो n इंटू एच न्यू, n इंटू एच न्यू। अच्छा, न्यू को हम लिखते हैं c बाई लैम्डा से। सो एनर्जी वी कैन राइट एट, इसको मैं मिटा देता हूं। ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से फोटोन या फिर किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी को हम विजुअलाइज कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको फील करना पड़ेगा यहां पे। E इक्वल्स टू, मैंने क्या कहा? एच न्यू, एंड न्यू कैन बी रिटन एज c बाय लैम्डा। सो H इक्वल्स टू E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एच सी बाई लैम्डा हम लिख सकते हैं। अच्छा, एनर्जी इसकी यूनिट या तो जूल में हो सकती है या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लिखते हैं। किस में लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। अच्छा, सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसको बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं क्योंकि ये क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे हो। ओके, अच्छा, ये होती है इसकी यूनिट जो होती है ये जूल में होती है। ठीक है, इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखूं और इसकी Hc की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखूं तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 12400 बाय लैम्डा। लैम्डा जो है इन एंगस्ट्रॉम होगा, मतलब 10 टू द पावर -10 के फॉर्म में, और ये जो टर्म आएगी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी देगी। तो ये इक्वेशन आप ध्यान में रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत ही काम में आने वाला है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने समझा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। अब जो फोटोन का यहां पे आइडिया आया है, इस फोटोन के बारे में थोड़ा और जानते हैं, इसके प्रॉपर्टीज को और थोड़ा जानते हैं। तो देखते हैं, देखो वैसे तो थ्योरी है बट मैं थोड़ा सा इसमें जान डालूंगा कुछ इक्वेशन डाल के। ठीक है, देखो, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जहां पे भी बात आ रही है वहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं क्या? एक पार्टिकल जैसी आ जा रही है जो कि एनर्जी को लेके चल रही है, दैट पार्टिकल इज नोन एज फोटोन। ये जो स्मॉल बंडल, स्मॉलेस्ट बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी जो लेके चल रही है, उस पैकेट को हम क्या बोल रहे थे? एक क्वांटा या फिर क्वांटम, और लाइट के केस में उसे हम बोल रहे थे फोटोन। तो वही है क्या? फोटोन ही है, एक पार्टिकल। फोटोन को हमने जो एनर्जी है उसे अगर मैं एक पार्टिकल कंसिडर कर लूं तो उस पार्टिकल को हम फोटोन्स कह सकते हैं। अच्छा, ये फोटोन अगर मूव कर रही है, फोटोन आ रही है, एनर्जी है उसके पास, कितनी एनर्जी है फोटोन के पास? E इक्वल्स टू एच न्यू, इतनी एनर्जी है।
hc/λ, इतनी एनर्जी है इन जूल्स। ठीक है, तो ये मूव कर रही है, एनर्जी है इसके पास, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी है स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी के बराबर, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी है एक फोटोन की। ईच फोटोन हैज अ डेफिनेट एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी वाई लिखा गया यहां पे, देख रहे हो, न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड नॉट ऑन इट्स इंटेंसिटी। मतलब भले ही वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा हूं लेकिन इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन क्या है, E = hc/λ और h न्यू। ठीक है, बार बार लिख रहे हैं इसको क्योंकि ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। हर एक क्वेश्चन जो है इस इक्वेशन पे कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को यूज करेगा ही करेगा अगर आप डुअल नेचर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, अब देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पॉइंट आती है फोटोन के बारे में कि फोटोन में कोलाइड विद अ मटेरियल पार्टिकल। भले ही किसी मटेरियल पार्टिकल से कोलिजन हो रही है लेकिन उसकी टोटल एनर्जी एंड द टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड इन दैट कोलिजन। मतलब टोटल एनर्जी, टोटल मोमेंटम जो है वो प्योरली कंजर्व हो रहा है। ठीक है, द नंबर ऑफ फोटोन, और एक चीज क्या है, नंबर ऑफ फोटोन मे नॉट बी कंजर्व्ड इन द कोलिजन। भले ही नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो कोलिजन में कंजर्व हो ना हो लेकिन जो टोटल एनर्जी, टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व हो रहा है। ठीक है, द फोटोन मे बी अब्सॉर्ब्ड और न्यू फोटोन मे बी क्रिएटेड। समझ रहे हो यहां पे ना, फोटोन अब्सॉर्ब भी हो सकती है, क्रिएट भी हो सकती है, मे बी क्रिएट। ओके, तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज। और भी कुछ है जैसे कि फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब इसकी कोई चार्ज नहीं होती है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कुछ होती नहीं है फोटोन्स। ओके, एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ना ही मैग्नेटिक फील्ड किसी से डिफ्लेक्ट नहीं होती क्योंकि चार्ज नहीं है, कोई पोलरिटी नहीं है, तो डिफ्लेक्शन कैसे होगा। ओके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड। अगर इंक्रीज किया जाए देयर इज अ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, इंटेंसिटी जितना बढ़ाएंगे नंबर ऑफ फोटोन्स उतनी ज्यादा निकलेगी। ओके, बाय द इंसिडेंट रेडिएशन ऑन अ गिवन एरिया इन अ गिवन टाइम बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन सेम। एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड कर रही है। भले ही मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊं नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहां पे मैं एक लाइट सोर्स दिखाया था, अगर मैं छोटा सा टॉर्च रखूं इससे सपोज इतने फोटोन निकल रहे हैं, यही मैं अगर बड़ा सा लाइट रख दूं, राइट, बड़ा सा एक लाइट रखा, इससे क्या है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, यहां से ज्यादा फोटोन्स निकलेंगे लेकिन जो फोटोन की एनर्जी है, अगर दोनों की मैं कह रहा हूं कि लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग है, तो दोनों में ही जो फोटोन्स होंगे उसकी एनर्जी जो है वो सेम होगी। ठीक है, वो जो है वो सेम होगी क्योंकि वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करती है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आते द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज कंसिडर्ड टू बी 0। फोटोन का कंसिडरेशन ऑफ फोटोन कब आ रहा है, जब लाइट की बात आ रही है या फिर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव कर रही है। ठीक है, तभी उसकी बात आ रही है, तभी हम फोटोन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। और फोटोन की जो रेस्ट मास है उसको हमने कंसिडर किया है 0। मतलब अगर फोटोन रेस्ट पे है तो उसकी मास है ही नहीं, तो क्या मास नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करती है, इस पे एक डिबेट हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसका जो एक छोटा सा प्रूफ है या फिर एक हम जिसे कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल ऑफ मास m0 अगर वो वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रही है तो उसकी जो मास है उसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसकी मास को हम इस तरह से लिख सकते हैं m = m0। अच्छा, m0 क्या है, रेस्ट मास है, √1 - v²/c²। ठीक है, ये क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, और m0 क्या है, रेस्ट मास ऑफ द
पार्टिकल। ठीक है, ये कोई भी पार्टिकल के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर एक पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी मास जो है m0 बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होगी। वेलोसिटी भी लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी के बराबर तो नहीं कह सकते, बट इसके कंपैरेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये हो सकती है, मतलब एकदम जस्ट हम छोटे पार्टिकल की बात कर रहे। तो अगर जैसे यहां पे हमने कहा है कि फोटॉन्स जो है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, अप्रोक्सीमेटली दिस इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो अगर मैं फोटोन के केस में देखूं, उसकी जो मास है m इक्वल्स टू m0 बाई रूट अंडर 1 माइनस वी के जगह मैं c डाल दूंगा, सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस इज कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 जीरो आ गया, तो ये जीरो आ गया। ठीक है, ये जीरो आ गया, यानी कि m0 इक्वल्स टू अगर मैं लिखूं तो जीरो आ गया। तो अगर कोई पार्टिकल है जो स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी रेस्ट मास जो है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम इसे प्रूफ करके दिखा सकते हैं। अच्छा, ये तो समझ गए हम कि रेस्ट मास इसकी जीरो होती है और क्यों होती है, यहां पे हमने समझ लिया। आज इसकी डायनामिक मास की बात करूं तो इसकी डायनामिक मास की अगर मैं बात करूं तो वो हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, E इक्वल्स टू क्या होती है, hc बाई लैम्डा। ठीक है, और E इक्वल्स टू mc स्क्वायर भी होती है, हम जानते हैं क्या, आइंस्टाइन का ये फेमस इक्वेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, और m इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, h न्यू बाई सी स्क्वायर लैम्डा। सो न्यू इज c बाई लैम्डा, c बाई लैम्डा, यानी कि यहां पे हम c को कैंसिल आउट कर सकते हैं सिंपली। एच सी बाई लैम्डा, राइट, ये एच सी, यहाँ पे एच न्यू मैंने लिख दिया। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, क्या यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई, एच इक्वल्स टू एच न्यू लिखो या फिर एच सी वाई लैम्डा लिखो, कोई भी एक आप लिख सकते हो। ठीक है, सो एच न्यू। अब यहाँ देखो जो मास है वो क्या से आ जाएगी, एच न्यू बाई सी स्क्वायर, और एम इक्वल्स टू हम किस तरह से लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा इंटू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर एंड सी विल कैंसिल आउट, सो एम इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा सी। ये हम इसकी डायनामिक मास को इस तरह से हम लिख सकते हैं, किसकी, फोटोन की। समझ में आ गया कि क्या होता है फोटोन और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर दैट इसकी एनर्जी इतनी होती है, स्पीड ऑफ वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, और स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, और इसके बाद जो इसकी रेस्ट मास है वो जीरो होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। अब आते हैं हम और कुछ डिस्कशन पे, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही वो इफेक्ट है जो प्लैंक्स का जो थ्योरी है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी को रिलीज या एब्जॉर्ब करती है, उसको सेटिस्फाई करता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अच्छा पहले स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं। देखो हर एक स्टेटमेंट अलग अलग बुक में, अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग तरह से लिखी जाती है, बट इसका जो मेन मतलब है वो मैं यहां पे लिखा हूं कि विच a phenomena in which electrons are ejected from the surface of a metal। मेटल कौन सा होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक मेटल या फिर फोटो सेंसिटिव मेटल। ठीक है, when the light is incident on it, these ejected electrons are also called photoelectrons। और इस फेनोमेना को हम कहते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब किसी भी फोटो सेंसिटिव प्लेट में, फोटो सेंसिटिव मेटेलिक प्लेट में अगर मैं लाइट को इंसिडेंट करूं तो उस लाइट के इंसिडेंट होते ही आफ्टर सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वहां से उस प्लेट से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगी। और इस लाइट हमने कुछ किया नहीं है, हमने बस एक लाइट का सोर्स अप्लाई किया है, लाइट इंसिडेंट किया उस फोटोसेंसिटिव प्लेट पे, और उस फोटोसेंसिटिव प्लेट से क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट हो रही है, रिलीज हो रही है।
इस पूरे फेनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक क्यों कहा गया है समझाऊंगा, सारे कुछ समझाऊंगा। देखो तो फंडा कुछ यही हो रहा है कि लाइट इंसिडेंट की जा रही है मेटेलिक सरफेस पे और यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये भाग जा रहे, इजेक्ट हो जा रहे, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। इस इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा जा रहा है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्या ये पॉसिबल है हमेशा? राइट, हमेशा पॉसिबल नहीं है। इसमें कंडीशन ये आ जाती है कि पहले बात तो जो आप मेटेलिक सरफेस यूज कर रहे हो वो भाई फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस होना चाहिए। लाइट को हम यूवी लाइट लेते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट लेते हैं, और जहां पे बारी आती है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फिर फोटो इलेक्ट्रिक जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्या है? तो देखो इसके लिए कुछ इस तरह का सेटअप बनाया गया, ठीक है, एक ट्यूब जैसा, एक इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब जैसा बनाया गया, जिसके एक साइड में जो कैथोड वाली साइड है वहां पे क्या किया गया? एक फोटो सेंसिटिव प्लेट लगाया गया। क्या है ये? फोटो सेंसिटिव प्लेट लगाया गया, ठीक है। और इस ट्यूब के दूसरे एंड में एक एनोड यानी कि पॉजिटिव सप्लायर लगाया गया और साथ में इसे कनेक्ट कर दिया गया कुछ वोल्ट से, जो कि क्या हो सकती है? वैरी हो सकती है, मतलब वेरिएबल पोटेंशियल से इसे कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब देखो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो नाम पड़ा है इलेक्ट्रिक, वो कैसे पड़ रहा है? लाइट आई, फोटो सेंसिटिव प्लेट है, लाइट के इंसिडेंट होते ही लाइट की भी फ्रीक्वेंसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस पे मैं बाद में आता हूं डिस्कशन पे, बट फेनोमेना आपको समझा रहा हूं कि क्या हुआ। लाइट आई, यहां से इस मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या हुई? इजेक्ट हुई या फिर एमिट हुई। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होती है आपको पता है? नेगेटिवली चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन होती है नेगेटिवली चार्ज, इसे खींचेगा कौन? ये भाई पॉजिटिव बाबा एनोड अपना, ठीक है। तो एनोड इस इलेक्ट्रॉन को खींचा तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का मोशन, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके गई। इसी तरह से लगातार लाइट गिरते जा रही है और लगातार इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते जा रही है। इलेक्ट्रॉन के ट्रैवल करना ही को तो हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसीलिए ये यहां पे सर्किट में एक इलेक्ट्रिसिटी हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देख सकते हैं, राइट। तो इसीलिए इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट हम देख रहे हैं इसे हम फोटो करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो करंट। बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्ड हो जाता है फोटो करंट, ओके। अब देखो इसके कंडीशंस पे आते हैं कि कब ये पॉसिबल है, कब नहीं है, कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी पे अगर आए तो पहला हमारा आता है क्या कि इस लाइट की, ये लाइट को हम कहते हैं कि ये यूवी लाइट होना चाहिए। और हमेशा ऐसा नहीं कि लाइट गिरते ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगी, नहीं, कुछ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, दैट इज न्यू नॉट। इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इतनी फ्रीक्वेंसी अगर हर एक फोटोसेंसिटिव पार्टिकल के लिए उसकी अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ अलग अलग है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड वर्ड को, सिर्फ थ्रेशोल्ड वर्ड को अगर मैं समझाना चाहूं तो मैं कैसे समझा सकता हूं कि सपोज मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, ठीक है, मैं यहां पे पूरी दम से अपनी खड़ा हूं। अब कोई छोटा बच्चा अगर मुझे यहां से हिलाने की कोशिश करे, राइट, छोटे बच्चे को मैं बांट दिया हूं कि ये एक एक फ्रीक्वेंसी रेंज है, एकदम 2 साल का बच्चा आया कोई तो मुझे पुश करेगा, मैं नहीं हिलूंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें उतनी ताकत नहीं है। 4 साल का बच्चा है, उसने भी मुझे नहीं हिला पाया। 6 साल का है, उसने भी मुझे नहीं हिला। 10 साल के आते ही मैं थोड़ा सा हिला, ठीक है। फिर 11 साल के एक बच्चे ने मुझे थोड़ा सा पुश किया तो मैं अपनी जगह से हिल गया। तो मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? उस 11 साल के बच्चे की जितनी, या फिर मेरी थ्रेशोल्ड क्या है, थ्रेशोल्ड पॉइंट कौन सी है, उस 11 साल के बच्चे की जितनी, ठीक है। अब इससे अगर मेरे से भी तगड़ा कोई आदमी अब खड़ा रहे तो उसकी 11 भी नहीं, उसके शायद कोई 18 साल का लड़का आके या फिर 18 साल के किसी बच्चे ने आके उसे पुश किया, तब जाके वो
मूव हुआ, तो उसकी थ्रेशोल्ड कितनी होगी, उस 18 साल के जितनी। तो वैसे ही अलग अलग फोटोसेंसिटिव प्लेट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो एक उस फोटोसेंसिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी किसकी बात कर रहा हूं, ये जो इंसिडेंट राइट है इसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। समझ में आ रही बात? मतलब अगर फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा तो ही ये पूरा इफेक्ट पॉसिबल है, यानी कि फोटो करंट तभी निकलेंगी या फिर इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स तभी इजेक्ट होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ हम क्या ताकते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी क्या है, नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगी। इसी वर्ड को हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड वर्ड क्या है ये मैं समझा दिया आपको, ठीक है। तो फिनोमेना समझ में आया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती क्या है ये समझ में आई। अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज के बारे में। अब कुछ टेक्निकल बातें, जैसे कि पहली बात आती है हमारे पास वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ये डिनोट करते हैं हम फाई नॉट से। अब ये क्या है, वर्क करने का फंक्शन? ऐसा नहीं है, ये वर्क फंक्शन मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी सफिशिएंट हो एक फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, ठीक है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन और रिजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस of the photosensitive plate is called work function. So phi naught कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी। अच्छा, मिनिमम किसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी, तो ये h न्यू तो होना चाहिए, लेकिन न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही बात? सो विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज एच सी बाई लैम्डा नॉट। अब ये लैम्डा क्या है, लैम्डा इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वर्क फंक्शन समझ में आया क्या होता है? वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी, मैं लिख देता हूं यहां पे, मिनिमम एनर्जी, सिर्फ इतना ही आप याद रखो। अब कोई पूछे अगर कि भैया मिनिमम एनर्जी तो कह रहे हो लेकिन किसकी एनर्जी, तो उससे कहना कि यहां पे कौन मूव कर रहा है। पहला तो आप बोलोगे कि फोटोन मूव कर रही है, पहली उसने आके मारा टक्कर इलेक्ट्रॉन को, तब जाके इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है ना, तो फोटोन की एनर्जी या फिर उस लाइट रे की, इंसिडेंट लाइट रे की एनर्जी, राइट, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि सब कुछ इंटरलिंक्ड है, कैसे को देखो गोल गोल घूमता है। मैं अगर कहूंगा क्या, फोटोन की एनर्जी, फोटोन कहां से आए, लाइट, तो लाइट की एनर्जी, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, दैट इज द फोटोन जो कैरी कर रहा है उसे, तो उसी की एनर्जी हो गई। समझ में आ गई बात? बहुत ही सिंपल सी तरीका है। वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी जो कि एक फोटोसेंसिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होगी, दैट इज द वर्क फंक्शन। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, फाई नॉट से डिनोट करते हैं। कैसे लिखते हैं, फाई नॉट इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, लैम्डा नॉट है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एंड ये आपको पता है क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। समझ में आ गई वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप जान ही गए हो, राइट। उसके बाद एक और सी बात आती है, दैट इज द सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट क्या होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम आती जब ये जो ट्यूब है यहां से क्या हुई, फोटो करंट एमिट होना स्टार्ट होती है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन सॉरी एमिट होना स्टार्ट हो रही है, तो ये एक पूरे सर्किट में एक करंट, ये क्या हो जाएगी, करंट जनरेट होगा, राइट, दैट इज कॉल्ड द फोटो करंट।
अब जब सारे यहां से फोटॉन्स निकल के एनोड तक पहुंच जाएंगे तभी तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, और तब ये इस तरह से सिलसिला इनका चलता रहेगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले, यहां तक पहुंच रहे, यहां से निकले, यहां तक पहुंच रहे, तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा जहां पे करंट जो है सर्किट में वो स्टेबलाइज हो जाएगी, स्टेबल इतनी सी करंट हमें मिल रही है, दैट टाइम इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। ठीक है, और करंट यहां पे कौन सी बात हो रही है, फोटो करंट की बात हो रही है। ठीक है, वर्क फंक्शन समझ में आया, क्या होता है सैचुरेशन करंट समझ में आया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने समझा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ समझा हमने। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड आगे भी जो एक वर्ड आ जा रही है थ्रेशोल्ड इज, ये वर्ड भी जब आप पढ़ोगे कहीं पे, चाहे वो फिजिक्स में पढ़ो, केमिस्ट्री में पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, राइट, तो थ्रेशोल्ड वर्ड यही है कि मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट है, इससे ऊपर जाओगे तो मैं चलूंगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, दूसरे एक और टेक्निकल टर्म जिसकी बात करें जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसे हम या तो V0 और Vs से डिनोट करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल मीन्स द नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव पोटेंशियल यहां पे कह रहा हूं, लेकिन नेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू द कैथोड। अच्छा ठीक है, मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑफ द एनोड, एनोड मतलब जो पॉजिटिव साइड है, जो कलेक्ट कर रहा है, कलेक्टर प्लेट है। ठीक है, ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स और बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां पर स्टेटमेंट तो मैंने पढ़ दिया आसानी से, उतनी आसानी से मतलब भी मैं समझा देता हूं। क्या है कि एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, मतलब जो पॉजिटिव साइड है उसको मैं कह रहा हूं एनोड, तो उसकी मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर देखो फोटो करंट स्टैब्लिश हो गया सर्किट में, ठीक है, वो जो फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब है, जो इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब है, उसमें फोटो करंट स्टैब्लिश हो गया है। अब एनोड वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, जो मैंने इस इमेज में दिखा रखा, देखो ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं ऊपर नीचे चेंज कर सकता हूं। तो सॉरी, इसकी पोटेंशियल, ये क्या है, वेरिएबल पोटेंशियल। देखो फ्रीक्वेंसी की बात करते करते फ्रीक्वेंसी पे आ गया। ठीक है, इसकी जो पोटेंशियल, ये वेरिएबल पोटेंशियल है, इसकी पोटेंशियल को मैं ऊपर नीचे कर सकता हूं। तो इसकी मिनिमम पोटेंशियल कितनी होगी कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां तक पहुंच ही ना पाए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें कुछ एनर्जी है, थोड़ी सी वो मूव करेगी, अगर मैं उसे पकड़ के खींचूं तो ही तो मेरे पास आएगी। ठीक है, तो मैं अपनी पोटेंशियल इतना कम कर लूं कि कुछ एक मिनिमम पोटेंशियल हो जाए कि वो मेरे तक पहुंच ही ना पाए, फोटो करंट वहां पे जो है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स और बिकम जीरो। उस मिनिमम पोटेंशियल को हम कहेंगे क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो स्टॉप कर दे रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट को या फिर फोटो करंट को। समझ में आ रही है बात? ओके, तो इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम कैसे डिनोट करते हैं, V0 और Vs कहीं कहीं पे लिखा जाता है। तो इससे पहले जितने भी हमने टेक्निकल टर्म्स पढ़े, जैसे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इन सब के बारे में, इन सब के रिलेशन के बारे में हम जब इससे फोटो इलेक्ट्रिसिटी से या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड जब ग्राफ्स हम देखेंगे, उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, या फिर उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बात करते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस की, कि क्या क्या लॉ ये फॉलो करते हैं और क्या क्या कंडीशंस है। पहली क्या बात है, देयर इज अ डेफिनेट कट ऑफ वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी इजेक्टेड, और इसी फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये इसकी पहली इंपॉर्टेंट सी चीज है कि रेडिएशन जो गिर रही है, जो लाइट उस पर गिर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। दूसरी बात ये कि नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट। ठीक है, यहां पे ये मैं गलत लिख दिया हूं, ठीक है, ये कहां पे लिखना चाहिए, यहां पे लेस देन 10 टू द पावर, सॉरी ये मैं बताऊंगा 10 टू द पावर -8 सेकेंड्स। ठीक है, देखो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंसिडेंट। वही मैं बात कर रहा था कि फोटॉन्स जितने ज्यादा हो, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, फोटॉन्स उतनी ज्यादा निकलेंगे, उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, और क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द सबस्टेंस। काइनेटिक एनर्जी किसकी,
फोटॉन्स की इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुई है मेटेलिक सरफेस के, उसकी काइनेटिक एनर्जी किससे डिपेंडेंट हो रही है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट सब्सटेंस या फिर इंसिडेंट लाइट, बोले तो जो रेडिएशन उस पे गिर रही है, जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, चौथी बात यहां पे आती है, देयर इज नो टाइम लैगिंग बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पे ये प्लेट है हमारा और यहां पे ये क्या है? फोटोसेंसिटिव प्लेट, इस पे क्या गिर रही है? लाइट गिर रही है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ये कोई टाइम लैग नहीं लगेगा यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट होने में। मतलब जैसे ही ये लाइट रे या फिर ये लाइट एमिट हुई या फिर इस पे इंसिडेंट हुई है इस प्लेट पे, वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसकी जो टाइम है दैट इज लेस देन 10 to the power -9 सेकेंड, इतने में ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज ऑलमोस्ट नो टाइम लैगिंग। 10 to the power -9 मतलब 0.0000001 सेकेंड लग रही है। ठीक है, तो 10 to the power -9 सेकेंड की यहां पे देखी गई है कि इतनी सी ही टाइम, दैट मीन्स ऑलमोस्ट नो टाइम लैगिंग। जैसे ही इंसिडेंट लाइट गिरी वैसे ही इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में। अब बात करते हैं हम आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्यों? देखो, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, इसे सबसे पहले देखा था किसने? हर्ट्ज ने, फिर हेलवेक ने देखा, राइट। बट ये इनके कुछ थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि क्या हो रहा था यहाँ पे। फिर आए भाई साहब आइंस्टीन। ठीक है, अब आइंस्टाइन की दिमाग तो आप जानते ही हो। ठीक है, आइंस्टीन ने इसे एक्सप्लेन किया अच्छी तरीके से। अच्छी तरीका क्या है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इन्होंने क्या यूज किया? अब देखो, लाइट का क्या हो रहा था, लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखते हुए लाइट का जो वेव नेचर है, वेव बिहेवियर है, ये तो फेल हो रहा था, राइट। क्योंकि वेव आती तो इस तरह का इजेक्शन हो पाता क्या? इजेक्शन बोले तो जो वो इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है वो वेव कर सकती क्या? नहीं कर सकती। मतलब कुछ ना कुछ कोलाइड हो रहा है तभी तो एक निकल के भाग रहा है, राइट। आपको थोड़ा सा पुश मिल रहा है तभी तो आप अपने जगह से हिल रहे हो। मुझे अगर पुश मिलेगा तो ही मैं हिलूंगा। अगर हवा चलेगी धीरे धीरे तो क्या मैं हिलूंगा? नहीं हिलूंगा, राइट। सो दैट्स व्हाई वेव नेचर या फिर वेव बिहेवियर ऑफ लाइट जो है वो फेल हो रहा था। तो यहां पे आइंस्टीन ने यूज किया किसको? प्लैंक्स की थ्योरी को। प्लैंक्स की थ्योरी को आइंस्टीन ने यूज किया था। प्लैंक ने क्या कहा था कि एनर्जी जो है डिस्क्रीट फॉर्म में आती है, इक्वल्स टू एच न्यू होती है ईच पैकेट की एनर्जी। तो इसको यूज करके आइंस्टीन ने कहा कि यहाँ पे जो लाइट है वो फोटोन्स है, एक्चुअली वो पार्टिकल्स क्या है? फोटोन्स है, जो कि डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी को लेके आ रही है। और वही फोटोन जब मेटेलिक सरफेस में, अच्छा फोटोसेंसिटिव मेटल है, मेटल बोले तो इसमें होगा क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटेलिक सरफेस पे या फिर मेटल्स में क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहती है, तभी तो उसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो जब फोटोन आके इस इलेक्ट्रॉन से टकरा रही है, उस कोलिजन के वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकल के भाग रहा है। ये थ्योरी दिया किसने? ये एक्सप्लेन किया किसने? आइंस्टीन ने। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये एक्सप्लेन किया। और इसी इलेक्ट्रॉन के मूव करने के वजह से फोटो इलेक्ट्रिक या फिर फोटो करंट जो है वो पैदा हो रही है। ठीक है, तो ये समझाया उसने। अब इसकी जो एनर्जी है, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो फोटोन है, ठीक है, इन दोनों का कोलिजन हो रहा है, तो ये एनर्जी लेके आ रही है इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू नॉट में यहां पे लिखूं तो ज्यादा करेक्ट होगा, राइट, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये एनर्जी इसमें जा रही है और इसको इजेक्ट कर रही है। तो ये जो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी कितनी होगी? दिस एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू। क्या पूरी इतनी होगी? नहीं। वहीं पे आता है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन या फिर आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसको थोड़ा और डिटेल में मैं समझाऊंगा, बट यहां पे समझ लो कि आइंस्टाइन ने क्या
इसका एक्सप्लेनेशन दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या एक्सप्लेनेशन दिया। इसी वजह से आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ठीक है, अब ये नोबेल प्राइज क्या है आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। देखो, हर साल क्या होती है, नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया जाता है। ये फॉर लाइक बिगर लाइफ चेंजिंग या फिर बहुत ज़्यादा कुछ, अगर आप साइंस के फील्ड में, मेडिकल साइंस के फील्ड में या फिर लिटरेचर के फील्ड में कि बहुत अगर आपका योगदान है या फिर आपके डिस्कवरी या फिर आपके थ्योरी से बहुत ज़्यादा मैनकाइंड को फायदा होने वाला है, तो ये आपको पुरस्कार दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड नोबेल पीस प्राइज। ओके, इंडिया में भी बहुत लोगों ने नोबेल प्राइज जीता है। सबसे पहला नोबेल लॉरेट हमारे इंडिया क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने लिटरेचर में जीता था नोबेल प्राइज, जिन्हें मिला था। ओके, तो ये तो हो गई थोड़ी जीके वाली बात। अब बात करते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे। अब देखो, आइंस्टीन ने कहा कि ये जो एनर्जी जो निकल रही है, कौन सी एनर्जी? जो इसकी एनर्जी है वो क्या है? फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये किसकी एनर्जी? एक फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। फाई नॉट क्या है? दैट इज द वर्क फंक्शन। फाई नॉट इक्वल्स टू एच न्यू नॉट होती है, हमें पता है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि एनर्जी का क्या फंडा है। देखो, दो चीजें यहां पे हो रही है। क्या हो रही है? दो चीजें, दोनों चीजों को समझते हैं कि ये है भैया मेरा इलेक्ट्रॉन और ये है पैकेट में आने वाला, या फिर जिसको हम कह रहे थे फोटोन। अब ये दोनों का इंटरेक्शन होगा, कोलिजन होगा। बहुत ही सिंपल सी बात, कोलिजन होगा। मैं चुपचाप खड़ा हूं यहां पे, कोई आके मुझे दौड़ के मुझे पुश करेगा तो ही तो मैं भागने लगूंगा। तो मेरी एनर्जी कितनी होगी? वही है ये इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं अपने आप को इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहा हूं, कोई आके मुझे पुश करे तो उसे मैं फोटोन कंसीडर कर रहा हूं। ये फोटोन के पास एनर्जी कितनी है? एच न्यू नॉट। ठीक है, अब जैसे ही ये इसके साथ टकराती है तो कुछ इसकी एच न्यू नॉट में से कुछ एनर्जी इसकी जाएगी कहां पे? कुछ एनर्जी इसकी जाएगी कहां पे? कि इसे अपने जगह से हिलाने में। ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन भले ही है लेकिन अपनी जगह पे तो है, तो इसे अपने जगह से पुश करने में, अपने जगह से एमिट होने में, निकालने में इसकी कुछ एनर्जी जाएगी, राइट। और फिर ये जो बाकी एनर्जी जो है वो क्या करेगी? इसे काइनेटिक एनर्जी देगी ताकि ये मोशन कर पाए। तो एनर्जी कितनी होगी? फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। फाई नॉट क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, और फिर वी स्क्वायर, यहां पे वी मैक्स भी लिखा जाता है, और वी स्क्वायर। तो ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? कि ये है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कि एनर्जी जो है एक इलेक्ट्रॉन की, मूविंग इलेक्ट्रॉन की इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो कितनी है? फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब ये काइनेटिक एनर्जी के मैक्स को, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की कितनी हो सकती है? हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर ये हो सकती है, विच इज इक्वल्स टू ई वी एस। वी क्या है? स्टॉपिंग। वी एस क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी हो सकती है। ओके, समझ में आ रही है बात कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? तो ये इक्वेशन है, देखो ये तो दूसरा फॉर्म है, इक्वल्स टू एच न्यू, और यहाँ पे एच न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये तो दूसरा फॉर्म है इसका, एक्चुअल इक्वेशन ये है। समझ में आ रहा है ना कि क्या दो चीजें हो रही है कि ये जो फोटोन की एनर्जी है, ये पहले तो इसे अपने जगह से हिला रही है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। ये इसे अपने जगह से हिलाई, फिर इसमें काइनेटिक एनर्जी दी, तो ये एनर्जी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। ठीक है, मतलब इसमें इसको जो एनर्जी मिल रही है वो एक इसकी और एक मूव करने की। तो यही था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं कुछ ग्राफ्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ग्राफ्स मतलब ये रिलेशन बताएगा। जनरली हम ग्राफ्स क्या देखते हैं? जिसमें दो फिजिकल क्वांटिटीज या फिर दो किसी नोन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन, जैसे कि यहाँ पे इंटेंसिटी का अगर मैं वेरिएशन देखूँ, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी,
इंटेंसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन करंट या फिर फोटो करंट, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट में पूरा जो एस्टैब्लिश हो रही है फोटो करंट, वो कैसे वैरी करता है। अब हम क्या जानते थे कि इंटेंसिटी के साथ क्या होती है, इंटेंसिटी जितनी बढ़ाओ, इंटेंसिटी जितनी बढ़ाओ, फोटोन्स उतने ज़्यादा निकलते हैं, है ना। जितनी इंटेंसिटी में बढ़ाओ फोटोन्स उतने ज़्यादा निकलेंगे। अब फोटोन ज़्यादा निकलेंगे तो फोटो करंट क्या होगा। अच्छा, एक फोटोन क्या करता था, एक फोटोन क्या कर रहा है, ये एक फोटोन है, ये एक फोटोन जाके एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है। वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता है। एक फोटोन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। ज्यादा फोटोन आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज्यादा करंट आएगा। इसलिए इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है फोटो करंट के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जस्ट लाइक दिस स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे फोटो करंट भी वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया इंटेंसिटी के बारे में। बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके, फ्रीक्वेंसी में भी हम दो चीजें बात कर सकते हैं। या पहली एक चीज की हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी का चेंज कर सकते हैं, राइट। इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी का चेंज कर सकते हैं या फिर इंटेंसिटी को वेरी कर सकते हैं। ओके, तो देखो फ्रीक्वेंसी, जैसे अगर इंटेंसिटी को हम कांस्टेंट रखें तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1। ठीक है, ν3 इज ग्रेटर देन ν2 एंड ν1। उसी हिसाब से हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगी, राइट। इसी हिसाब से, अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे चेंज हो रही है मैं रिलेशन बता। देखो आइंस्टाइन का क्या इक्वेशन था, EV0 इक्वल्स टू hν माइनस प्लस फाई नॉट। यही तो रिलेशन, सॉरी माइनस फाई नॉट, यही तो रिलेशन था, है ना। EV0 इक्वल्स टू hν माइनस फाई नॉट, यही रिलेशन था आइंस्टाइन इक्वेशन। अब यहां पे V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो V0 क्या हो जाएगा hν बाई E माइनस फाई नॉट बाई E। तो कहीं ना कहीं ये देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर ही रही है। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, इसलिए यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है। और इसी इक्वेशन पे बेस्ड आगे एक और ग्राफ बताऊंगा, वहां पे आपको अच्छे से पता चलेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है, ये ग्राफ समझ में आया। दूसरी ग्राफ में क्या किया हमने कि इंटेंसिटी को, अलग अलग इंटेंसिटी की हमने लाइट सोर्स ली है, और फ्रीक्वेंसी जो है यानी कि यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सेम हो गया। ठीक है, तो दो तरह से फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट हम देख सकते हैं, एक बार फ्रीक्वेंसी को चेंज करके स्टॉपिंग पोटेंशियल को कांस्टेंट रखे, और एक स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखे स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेंज करके। तब हम फोटो करंट की जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। देखो दोनों ही केस में एट सम पॉइंट ये सैचुरेशन करंट आ ही जाएगा। ओके, दूसरे कुछ और ग्राफ देखते हैं, जैसे कि ये वाली ग्राफ जो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का ग्राफ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का ग्राफ है। यहां पे वो इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो कि क्या था, V0 यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल्स टू hν बाई E माइनस फाई बाई E, फाई नॉट बाई E। ठीक है, अब ये रिलेशन कुछ लग रहा है मेरा mx प्लस सी के तरह पे, राइट, या फिर mx प्लस सी, जहां पे c जो है इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव में है, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव में है, दैट इज फाई नॉट बाई ई। ये है हमारा इंटरसेप्ट। ठीक है, और लाइन कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट है, फाई नॉट वाला पॉइंट है, जहां पे ओरिजिन से ये मतलब नेगेटिव से जस्ट ये पॉजिटिव वैल्यू में आने वाली, यही पॉइंट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। ओके, समझ में आई। तो ये है ग्राफ, इससे रिलेटेड है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ। ओके, दूसरी अगर देखिए इलेक्ट्रॉन और लाइट के फ्रीक्वेंसी की, इलेक्ट्रॉन करंट और लाइट के फ्रीक्वेंसी की, तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन करंट पे कैसे डिपेंडेंट है। तो देखो अगर जनरली देखा जाए कि लाइट की फ्रीक्वेंसी भले ही आप बढ़ाते रहोगे लेकिन करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा।
ओके, दूसरी बात आ जाती है लाइट फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आपको पता ही है, के मैक्स का इक्वेशन, ठीक है। तो भी कुछ इसी तरह से हो रहा है, स्ट्रेट लाइन। और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जब भी आपको याद रखना है कि थ्रेशोल्ड या फिर फ्रीक्वेंसी पे से मुझे ग्राफ पूछा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो ऑब्वियसली वो ओरिजिन से कभी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। ओरिजिन से कभी स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक मेटल की, एक मटेरियल की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर आप लाइट इंसिडेंट करोगे तो ही वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा। सपोज करते हैं अगर आपने ओरिजिन से किसी फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ को ड्रॉ किया, तो यहां पे आप गलत किस तरह से हो सकते हो वो भी मैं बताता हूं। कि आपने कहा सर ऐसा भी तो हो सकता है किसी मटेरियल की फ्रीक्वेंसी ही जीरो है, राइट, किसी मटेरियल की फ्रीक्वेंसी ही जीरो है ना, तो मैं ओरिजिन से ग्राफ ये लगा सकता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं बता रहा हूं किसी मटेरियल की फ्रीक्वेंसी अगर जीरो है, मतलब उस पर कोई भी लाइट कभी भी पड़ जाए तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। बट ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकल में? कहीं से भी कोई भी मेटल रखी हो जहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है, राइट। ये कोई रेडियो एक्टिव मेटल तो है नहीं। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब भी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ग्राफ हो, हमेशा ओरिजिन से कभी स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा कुछ एक पॉइंट बाद जो कि उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वहीं से स्टार्ट होगी। ओके, अब बात करते हैं मैटर वेव एंड डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस के बारे में। तो डी ब्रॉगली भी एक साइंटिस्ट थे, इनके जो नाम है डी ब्रॉगली, इसको कहीं इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? डिब्रॉय। इसे हम इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, डिब्रॉय। ओके, तो बट नॉर्मली हम इंडिया में डी ब्रॉगली ही बोल देते हैं। ओके, डिब्रॉय बोलोगे तो शायद सामने वाले को समझ ना आए, वैसे हो जाता है। ओके, बट आप अगर बाद में पढ़ोगे तो डिब्रॉय इसका अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो मैटर वेव्स ये क्या है, इससे जाने से पहले हमने अभी तक क्या क्या देखा वो एक बार जान लेते। हमने देखा कि भाई लाइट की जो है वो डुअल नेचर है, कि वो वेव लाइक भी बिहेवियर कर रही है, पार्टिकल लाइक भी बिहेवियर करते। लाइट जो है ये दो नाव पे पैर देके अजय देवगन जैसा ऐसा चल सकता है, या फिर ऐसे ही चलता है हम कह सकते हैं, ठीक है। तो लाइट की है दो प्रॉपर्टी, यानी कि दो बिहेवियर शो करती है, एक है वेव लाइक, एक है पार्टिकल लाइक। तो लाइट का वेव लाइक प्रॉपर्टीज को कौन डिफाइन कर रहा है? इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सारे फेनोमेना हमने पढ़ा था ऑप्टिक्स में, राइट। ये सारे वेव ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा था। तो ये इसमें से हमने क्या देखा कि वेव्स का जो प्रॉपर्टी है वो ये डिफाइन कर रहा है। और इसी लाइट की अगर मैं पार्टिकल प्रॉपर्टीज को देखूं, पार्टिकल बिहेवियर का, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक इफेक्ट आता है कॉम्पटन इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट शो करती है इसके पार्टिकल बिहेवियर को, ठीक है। तो डी ब्रॉगली यहां पे एक्साइटेड होके क्या बोले कि लाइट की जैसे दो प्रॉपर्टी है वैसे ही दो वेव लाइक प्रॉपर्टी है और एक क्या है? पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी है। वैसे ही कि जो मैटर वेव्स है, डी ब्रॉगली डिवीजन अच्छा स्टेटमेंट पढ़ देता हूं कि मैटर वेव जो है दैट इज ऑल्सो शो वेव लाइक पार्टिकल, वेव पार्टिकल डुअलिटी। जैसे लाइट वैसे ही जो मैटर से निकलने वाली वेव है या फिर जो मैटर वेव है वो भी डुअल प्रॉपर्टी शो करती है, जस्ट लाइक लाइट। Okay, now it can be diffracted as a wavelength or and as a particle। तो इसी जो मैटर वेव है ये क्या है? मैटर वेव है, ये क्या है? दो पार्टिकल शो करते हैं और इसकी जो वेवलेंथ है, अगर वेव लाइक एक मैटर वेव बिहेव कर रही है तो इसकी जो वेवलेंथ है दैट विल बी इक्वल्स टू h by p, where h is the Planck's constant and p क्या है? पोटेंशियल। So we can also write as h by mv, ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम बी। तो इस लैम्डा को हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहते हैं। तो आपको पता ही है हम पोटेंशियल को P को हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, P इक्वल्स टू रूट, सॉरी ये तो मोमेंटम है नॉट पोटेंशियल, रूट अंडर 2m e, where e is the energy,
ई इक्वल्स टू क्यू वी। अगर वो मैटर वेव रिलेटेड टू एनी चार्ज्ड पार्टिकल हुआ तो ई इक्वल्स टू क्यू वी हम लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज द चार्ज एंड वी इज द पोटेंशियल। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो लैम्डा कैन ऑल्सो बी रिटन एज h बाई रूट अंडर 2m e। ये सारे फॉर्मूलाज या फिर ये सारे इक्वेशंस मैं लिख रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला बेस्ड इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। 2mqv, ठीक है। या फिर अगर इलेक्ट्रॉन के केस में हुआ, कोई चार्ज पार्टिकल की जगह इलेक्ट्रॉन है, तो h इक्वल्स टू 2m e, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू v, ठीक है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ रही है बात। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के कंसेप्ट्स को। आगे हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ ही साथ लाइव में हम इसके मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी समझेंगे। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।